सीटेट 2020 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ट्रिक के ज़रिए मैं आपको याद करा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या है? ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना, ये ट्रिक है। इससे आप लोग ग्रीन हाउस गैसों को याद कर लेंगे। ओ से आपका ओजोन हो जाएगा, मी से आपका मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से आपको याद करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और का से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से आपका जल वाष्प हो जाएगा। तो ये हैं ग्रीन हाउस गैसें जिनको हमने ट्रिक के ज़रिए याद कर लिया। ट्रिक क्या है? ओ मीना कल काजल लगाना। लगाना यहाँ पे साइलेंट है और सभी एक एक वर्ड से आपको एक एक गैस का नाम देखने को मिल गया, यानी कि ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। दोस्तों, स्थानांतरित खेती को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग झूम की खेती कहते हैं। तो दोस्तों, झूम कृषि या झूम खेती क्या होता है, इस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, फिर अपने प्रश्न पे आएंगे। ये एक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे कि लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है, फिर उस पर फसल बोई जाती है। फसल स्थानांतरण का यह तरीका अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, अब आपको प्रश्न देखना है, कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अभी आपने देखा उत्तर पूर्वी भारत, तो यहाँ से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर ये खेती की जाती है और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। असम में इसे झूम खेती कहते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसे पोड़ू कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे बेवर कहते हैं और केरल में इसे पूनम कहते हैं। तो झूम की खेती के इतने अन्य नाम भी जान लिया और झूम की खेती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और आपने ये भी जान लिया कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती यानी कि झूम की खेती करने का रिवाज है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसको हम लोग चित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल कहते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जानकारी समझने को, उसकी स्थिति समझने को हम क्या कहते हैं, मैपिंग स्किल, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको भारत का नक्शा दिख जाएगा, ये है बिहार। इसी के सापेक्ष हमें जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति का पता लगाना है। तो बिहार और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे आप शीर्ष पे देखें, भारत का जो शीर्ष है वो जम्मू कश्मीर है। तो बिहार यहाँ पे और यह है जम्मू कश्मीर। और गोवा कहाँ है? तो गोवा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की बगल में। तो यहाँ से आपको बिहार है और आपको गोवा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बिहार ये है,
जम्मू कश्मीर इधर है और गोवा आपका इधर है। मैं आपको मैप से समझा दूं, यहाँ पे आपको सभी जो दिशाएं हैं उनके बारे में बता दूं। इधर आपका हो जाएगा नॉर्थ, नीचे आपका हो जाएगा साउथ, इधर आपका ईस्ट और इधर वेस्ट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे बिहार है, ये बिहार है और कश्मीर कहाँ है, इधर है। तो बिहार के सापेक्ष कश्मीर की जो स्थिति है वो यहाँ है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे ना, ये है नॉर्थ वेस्ट। और अगर यहीं पे बिहार है और बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे है, तो इसको बिहार माने तो गोवा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्ट साउथ। यानी कि बिहार के सापेक्ष कश्मीर और गोवा की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और गोवा दक्षिण पश्चिम में है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। आसान सा सवाल है, किसी भी विलेय की विघटन दर उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान के लिए आपको सूत्र पता होगा, आयतन द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, यानी कि आयतन का घनत्व में गुणा कर दें तो हमको द्रव्यमान मिल जाएगा। आयतन हमको पता है 15 ग्राम प्रति ml और हमको घनत्व पता है 3 ml। तो 15 में 3 का गुणा कर देंगे तो 45 ग्राम हमें मिल जाएगा द्रव्यमान, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि और सदिश राशि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको मैं ट्रिक के जरिए आपको याद करा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अदिश राशि के लिए ट्रिक याद करना है। क्या याद करना है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो आपको याद करना है। अदिश राशि के लिए ट्रिक, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से आपका ऊर्जा हो जाएगा, स से आपका समय हो जाएगा, आ से आपका आयतन, द्र से आपका द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसी तरह ता से आपका ताप हो जाएगा, को से कार्य हो जाएगा, को से आपको कार्य याद करना है, और चा से आपका चाल, और बी से आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा आपको याद करना है बी से, और दो आपको दाब याद कर लेना है, दो से दाब। तो उस आर्द्रता को चाबी दो, ये ट्रिक आपने याद कर लिया, ये अदिश राशियों की ट्रिक है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा मास, यानी कि जो द्रव्यमान है वो आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। ट्रिक याद करिए, उस आद्र, तो द्र जो है ये क्या है, इसका जो वो किसका सिंबल है, द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूँ, संवेग की और भार की, तो ये सभी जो है वो सदिश राशि हैं। सदिश राशि के लिए भी ट्रिक आप देख लीजिए। सदिश राशि के लिए जो ट्रिक है वो उसका नाम है विषुवत बल। विषुवत बल ट्रिक आपको याद करना है। विषु से आपका हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन आपका सदिश राशि है। त से आपका त्वरण हो जाएगा, और व से आपका वेग हो जाएगा, और बल जो कि बल ही है, ठीक है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, और इसी तरह आप लोग ऑप्शन में भी देख लें गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार, ये सभी जो हैं वो सदिश राशि हैं। तो अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है आपने जान लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहिए जरा कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, तो काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला बनवाया था। अगला सवाल यह है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो दोस्तों ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन ही क्या है
वजह है ताजमहल के पीला होने की। तो एसिड रेन कैसे होती है? तो जो ऑटोमोबाइल होती हैं, जो केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके कारण वातावरण में कुछ विषैली गैस फैल जाती है जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और जब वर्षा होती है तो ये गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में हमारी धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है। तो ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल अम्ल वर्षा की वजह से पीला पड़ रहा है। अगला सवाल ये कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो ठंडे जो रेगिस्तान हैं वो मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, कोल्ड डिजर्ट, वो हिमालय की रेन शैडो में पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो मानसून है वो प्रभावित नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि नदी बांधों के उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इन चारों कथनों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो पहला वाला कथन है वो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए ये कथन सही नहीं है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? वाष्पीकरण जो है वो किस प्रक्रिया में, किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर कमी आ जाए तो वाष्पीकरण जो है वो बहुत सबसे धीमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि किस राष्ट्रीय पटचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पटचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो NCF 1975 ने, यानी कि राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा 1975 ने क्या किया है? प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पटचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS की सिफारिश की है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए सीटेट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।